हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, जैसा नेम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें दो पोल होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों? ये हमारे पास दो चार्ज हैं, Q एंड ये प्लस का Q एंड ये माइनस का Q, और इन दोनों के बीच का अगर एक स्मॉल डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 2a, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलकर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2a। एक होता है आइडियल डाइपोल। अगर मैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता हूँ तो आइडियल डाइपोल क्या होगा? ये जो डिस्टेंस होगा वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, आइडियल डाइपोल में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी स्मॉल। तो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा, तो हम उसको आइडियल डाइपोल कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारा डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट बोलें या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलें चलेगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट को यहाँ पर हम P से शो कर रहे हैं। तो P इज इक्वल टू, वो कहता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हो जाएगा? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड small distance between them, small distance between them। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और जैसा मैंने वेक्टर लगाया भी है, तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यानी इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स डायरेक्शन इज opposite of electric field, that is negative charge to positive charge, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी SI यूनिट निकालूँ बच्चों, तो SI यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। SI यूनिट इसकी हो जाएगी हमारी, चार्ज की कूलाम होती है और डिस्टेंस की मीटर होती है, तो कूलाम मीटर इसकी हमारी SI यूनिट हो जाएगी। ऐसे ही हम डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालता हूँ तो आपको पता है चार्ज का AT होता है और डिस्टेंस का L होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ALT। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल कर आ जाएगा हमारा, किसका?
डाइपोल मोमेंट का। अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में कि डाइपोल पर कौन कौन सी हमारी डेरिवेशंस आती हैं। तो सबसे पहले जो मैं डेरिवेशन यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने लेट किया बच्चों कि ये हमारे पास एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये हमारा इस पे माइनस का क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक्सियल लाइन पर। तो जो लाइन इसके सेंटर से होते हुए दोनों चार्जेस को क्रॉस करते हुए जाती है उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो इस एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास एक पॉइंट है P, तो मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी निकालनी है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। देखो मैंने लेट कर लिया कि अगर यहाँ पर +1 चार्ज है तो ये वाला चार्ज इस +1 को रिपेल करेगा, यानी प्लस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगी E1 और इसकी वजह से डायरेक्शन इसमें इधर हो जाएगी E2। लेट कर लिया हमने कि जो P तक का डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल r है। तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो अगर मैं प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ जिसको मैं E1 नाम दिया हूँ, तो E1 किसके इक्वल हो जाएगा? E1 देखो यहाँ से निकालेंगे प्लस Q की वजह से, तो आपको पता ही है Q/4πε0, Q/4πε0 और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बनेगा? देखो ये हमारे पास A है, ये भी A है, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक R है, R में से अगर मैं A माइनस कर देता हूँ ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ R माइनस A का स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग हो जाएगा। अगर ये A पॉइंट नेम दे देते हैं, ये B पॉइंट नेम दे देते हैं, तो डायरेक्शन हम लिख सकते हैं अलोंग BP। ठीक है, B से P की तरफ जा रहा है। अगर मैं डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, वेक्टर की फॉर्म में लिख लेता हूँ तो ठीक है। इसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर माइनस Q चार्ज की वजह से निकालूं ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो देखो माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा, जिसको हमने E2 नेम दिया है, तो वही फॉर्मूला चलेगा Q/4πε0। अब हमें डिस्टेंस देखना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखो यहाँ तक का R है, यहाँ तक का A, तो क्या लिख सकते हैं R प्लस A का स्क्वायर। और अलोंग किस डायरेक्शन में हो जाएगा? P से A की तरफ आ रहे हैं तो अलोंग PA हम इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी P पॉइंट पर? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो P पॉइंट पर अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ एट P, तो E इज इक्वल टू, तो देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 इधर है, E2 इधर है, तो नियर ये चार्ज है तो E1 ज़्यादा होगी। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों? E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो E1 E2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या ही है बच्चों? Q/4πε0 R माइनस A का स्क्वायर, एंड E2 कितना आया है? Q/4πε0 R प्लस A का स्क्वायर आया है। ठीक है, और टोटल मिला के जैसे हमने देखा कि ये डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो अलोंग रहेगी BP। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो E इज इक्वल टू
Q अपॉन 4πε0 तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/r माइनस ए का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1/r प्लस ए का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये Q अपॉन 4πε0 कॉमन लेने के बाद ये हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो अब देखो अब क्या होगा, ये इससे इतनी बार जाएगा तो यानी r प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ बच जाएगा एंड माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। अब इनके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, इनके स्क्वायर को ओपन कीजिए तो E1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 हमारा यहाँ से चलेगा। तो r प्लस ए के स्क्वायर को ओपन करो, r प्लस अगर ए के स्क्वायर को हम ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस करके यहाँ से ओपन करो, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ra आ जाएगा। और नीचे हमारा ये चलेगा ही r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर कॉमन आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बचेगी, क्या बचेगा, Q अपॉन 4πε0 और यहाँ से देखो 2RA प्लस 2RA, तो 4RA बचेगा। 4RA को मैं 2A इंटू 2R लिख सकता हूँ, 2RA और 2RA, 4RA बचेगा तो 4RA को हम क्या लिख सकते हैं, 2RA लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे हमारा बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखो डाइपोल मूवमेंट कराया था हमने, Q इंटू 2A डाइपोल मूवमेंट होगा, Q इंटू 2A डाइपोल मूवमेंट होगा। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं और हम कि P अपॉन, ठीक है, P अपॉन ऊपर से 2R भी बच रहा है और नीचे 4πε0 और यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आ गई यहाँ से, ठीक है। डायरेक्शन मैंने रखी है यहाँ पर कि अलोंग बीपी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, इसका केस बनाऊँ, मैं यहाँ पर इसका केस फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, या स्पेशल केस एक ही लेकर चलते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं, चलो फर्स्ट मान लेते हैं। तो केस फर्स्ट ले लेता हूँ, इफ़ मैं लेट कर लेता हूँ कि जो आर है वो ग्रेटर देन है ए से, ठीक है। ये जो आर है ये बहुत बड़ा है ए से, तो क्या करेंगे, देन ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा। तो नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, यहाँ से देखो P इंटू 2R अपॉन 4πε0, तो ए स्क्वायर तो बच चला गया, यहाँ से A4 बचा, एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास आई 2P अपॉन 4πε0 RQ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई अलोंग BP, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आ गई। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हम निकालेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन होती कौन सी है। तो देखो ये हमने एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मान रखा है, यहाँ पर चार्ज माइनस का Q, यहाँ पर चार्ज प्लस का Q, इसका सेंटर हो गया और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो जो लाइन के सेंटर को परपेंडिकुलर कट करेगी ये हमारी इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी।
तो इस लाइन पर मैंने एक पी पॉइंट लेट कर लिया। इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस डाइपोल की वजह से। तो देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये माइनस की चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगी, जिसको मैंने E1 नेम दिया है, और इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगी, जिसको हमने E2 नेम दे दिया है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा थीटा बनेगा, ये एंगल भी हमारा थीटा बनेगा, ये ए हो जाएगा। ये मैंने आर लेट कर लिया कि यहाँ से सेंटर ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो आपको पता ही है ये ए, ये आर, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स मान लेता हूँ, तो किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के रूट के इक्वल। सिमिलरली ये भी हमारे पास एक्स उतना ही हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये वाली E1 इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा बनेगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये एंगल भी हमारे पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो E1 देखो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक E1 कॉस थीटा डिग्री इधर, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा इधर हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा बनेगा। तो E2 इधर हमारा ब्रेक हो जाएगा E2 कॉस थीटा में, और ऊपर की तरफ E2 साइन थीटा में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो अगर मैं E1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, E1, तो E1 किसके इक्वल होगा, E1 हमारा ये है, तो क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, और x की वैल्यू कितनी है, ये मैं पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स की वैल्यू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट है, तो स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हमारा बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली अगर बच्चों मैं E2 की वैल्यू निकालूं तो E2 हमारा ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यूज होगा, इसमें चार्ज कितना है Q, तो सिमिलरली E2 की वैल्यू भी वही आएगी, है ना, डिस्टेंस इसका भी x है, इसका भी एक्सिस्टेंस था, सेम था। तो यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो E2 की वैल्यू वही हो जाएगी। अब देखो E2 साइन थीटा इस डायरेक्शन में है और E1 साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, hence cancel out, तो ये हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब बचा क्या, साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो गया, बचा कौन से, कॉस वाले कंपोनेंट बचे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखो E1 कॉस थीटा E1 E2 के बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2E1 कॉस थीटा। और देखो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चल रही है, तो इसकी वैल्यू पुट करो 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू क्या है कॉस थीटा। इस वाली ट्राइंगल से कॉस थीटा निकालो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो बेस कितना है बच्चों ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। भाई हाइपोटेन्यूज कौन है एक्स, इसका रूट, और रूट को क्या लिख सकते हैं हम पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट को। और देखो E इज इक्वल टू ऊपर Q इंटू 2A, Q इंटू 2A हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, 3/2 हो जाएगी इसकी पावर। नाउ और क्या लिख सकते हैं इसको, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A हमारा P के इक्वल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, एंड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो जैसा हमने केस उसमें लिया था ऐसा ही केस हम इसमें भी लेकर चल लेते हैं। केस या स्पेशल केस भी कह सकते हैं, या केस फर्स्ट लिया था उसमें केस फर्स्ट इसमें ले लेते हैं, इसको एक ही केस लेकर चलेंगे वैसे तो। इफ़ R इज ग्रेटर देन A, देन A स्क्वेयर इज नेग्लेक्टेड, तो A स्क्वेयर को नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बचेगी अब वो क्या हो जाएगी बच्चों, देखो A स्क्वेयर तो यहाँ से चला जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर डाइपोल मोमेंट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर क्यूब। ठीक है, ये हमारी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच जाएगी। तो ये इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी यहाँ से निकल कर आई। तो अगर मैं ई इक्वेटोरियल का रेशियो ई एक्सियल के साथ निकाल लेता हूँ, ई एक्सियल आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, तो वो आया था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल अभी हमने निकाला तो ये हमारे पास आया है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। तो अगर इन दोनों का रेशियो देखें हम, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2, डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल का रेशियो निकल कर आ जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इससे रिलेटेड पूछा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरा जो पेपर में पूछा जाता है इस टाइप से पूछा जाता है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क है वो कितना एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो बच्चों, हमने अपनी तरफ से लेट किया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी हर एक पॉइंट पर। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मानी, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं यहाँ होगा और नेगेटिव चार्ज कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसमें हमने लेट कर लिया कि इसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस है, इसका माइनस का क्यू चार्ज यहाँ है और प्लस का क्यू चार्ज यहाँ है, और आपको पता ही है डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हम 2a लेकर चल रहे हैं। तो ये देखो, ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा। ठीक है, तो माइनस से प्लस क्यू की तरफ हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। भाई माइनस से क्यू पी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल मोमेंट है वो थीटा एंगल बना रहा है। जो डाइपोल मोमेंट है P वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है। तो अभी कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो हमें निकालना है। तो देखो, ये माइनस का क्यू चार्ज और ये प्लस का क्यू चार्ज, तो ये माइनस क्यू को प्लस वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर फोर्स लग जाएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ऐसे इस माइनस क्यू को ये प्लस क्यू वाला अपनी तरफ खींचेगा,
तो यहाँ पर भी हमारा फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू QE। तो टोटल मिला के ये जो डाइपोल है इन दोनों फोर्सेस की वजह से ऐसे रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो क्या होगा, टॉर्क होगा। तो कितना टॉर्क होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है QE, और इस वाले फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये हो जाएगा, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को मैंने C नेम दे दिया। तो देखो इस वाले फोर्स के परपेंडिकुलर ये या इस वाले फोर्स के परपेंडिकुलर ये, तो टोटल मिला के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी वो बनी BC। तो हमें यहाँ से BC कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ से यहाँ तक 2A। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके BC निकालूँ तो कितना हो जाएगा BC, 2 साइन थीटा। तो नाउ टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम, Q इंटू E इंटू 2A साइन थीटा। तो देखो Q इंटू 2A किसके इक्वल है, डाइपोल मूवमेंट के इक्वल है। तो जो टॉर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PE साइन थीटा। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा टॉर्क हमारा, P क्रॉस E के इक्वल। ठीक है, आपको पता है क्रॉस को ओपन करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो ये हमारा टॉर्क निकल कर आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब देखो वेक्टर तो डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल से हम इसकी डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें डायरेक्शन कहाँ बनेगी, P क्रॉस E। तो देखो P से E, तो P तो हमारा इधर है और E हमारा इधर है ना, बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो P से E की तरफ जा रहे हैं, P से E की तरफ जा रहे हैं। तो अगर E से P की तरफ जाते तो ऐसे रोटेट करते हैं, P से E की तरफ जा रहे हैं तो हैंड को ऐसे रोटेट कराएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन हमारी निकल कर आ जाएगी टॉर्क की। अब मैं इसमें केस देख लेता हूँ, स्पेशल केसेस इसमें पूछे जाते हैं। तो पहले मैं केस फर्स्ट देख रहा हूँ। इसमें केस फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं बच्चों, केस फर्स्ट ले रहे हैं कि इफ डाइपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इधर और डाइपोल भी हमारा इधर, तो इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये ऐसे है तो ऐसे रोटेट करके ऐसे आ जाएगा। तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 पे क्या होता है, 0, यानी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। ये डाइपोल का जो -Q चार्ज है और +Q चार्ज है, यानी डाइपोल हमारा रेस्ट पे रहेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशन आएगी हमारी, उसको बोलते हैं इट इज़ द स्टेबल कंडीशन। इट इज़ द स्टेबल कंडीशन, कि स्टेबल हो गया, डाइपोल रोटेट नहीं करेगा, तो ये स्टेबल कंडीशन हमारी बोली जाती है। तो पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज़ द स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन हमने निकाली। अब सेकंड पॉइंट में अनस्टेबल की तरफ चलता हूँ। केस सेकंड, कि इफ डाइपोल इज एंटी पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल था, अब हो जाएगा हमारे पास
एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है वो पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये। अब डाइपोल हमने इसमें प्लेस किया है ऐसे, यानी डाइपोल का पॉजिटिव ये और नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा। तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है P वो नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब देखो डाइपोल की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो एंगल दोनों के बीच में क्या बनेगा 180 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 180। टॉर्क अगर निकालेंगे तो PE साइन 180 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है अनस्टेबल कंडीशन है, इट इज द अनस्टेबल कंडीशन। तो इसको अनस्टेबल कंडीशन क्यों बोला है जब दोनों में ही टॉर्क 0 है। इसको अनस्टेबल इसलिए बोला है बच्चों हमने, देखो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा तो अगर थोड़ा सा भी ये रोटेट हुआ तो ये इधर भी रोटेट कर सकता है और इधर भी रोटेट कर सकता है। स्टेबल नहीं है, एक तो स्टेबल नहीं है, थोड़े से ही फोर्स से रोटेट कर जाएगा, तो इसको बोला है हमने अनस्टेबल कंडीशन। अब इसमें एक केस थर्ड और है, लास्ट वो और देख लेते हैं। केस थर्ड क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, दैट इज हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के हो जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डाइपोल हमने प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा 90 का, और टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 90 पे क्या होता है 1, तो टॉर्क कितना हो जाएगा PE, यानी मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क हमें कब मिलेगा जब थीटा हमारा 90 डिग्री का होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो मैंने अभी आपको कराई। ठीक है।